गुस्से में, भूख से भरा और खाने की चाह में सांप सेबास्तियाओ को खाना चाहता है और सेबास्तियाओ अपनी जान बचाने के लिए जितना तेज हो सके भागता है और वह सोचता रहता है कि चार्ली ने कहा था कि यह प्रस्ताव बुरा नहीं होगा, लेकिन वह खुद को बहुत बुरा महसूस कर रहा है क्योंकि वह लगभग मरने वाला है। उसे याद आता है कि चार्ली ने पूछा था कि क्या उसकी टांगें ठीक हैं और उसने हाँ कहा था, लेकिन उसे पता नहीं था क्यों, लेकिन अब वह समझ रहा है। और फिर चार्ली ने कहा कि उसे बस दौड़ना है। तो दौड़ो, और सेबास्तियाओ वहां है, दौड़ता हुआ और चिल्लाता हुआ, बचाओ, सांप आ रहा है। चार्ली इतनी तेज दौड़ा कि लगा जैसे वह सांप के सामने टेलीपोर्ट हो गया और पूरी ताकत से पका चाकू सांप के मुंह में घुसेड़ दी, जिससे सांप की मौत के समय उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। फिर वह सांप के ऊपर गिरता है और तुरंत आगे झपटता है ताकि पीछे से आ रही जमीन पर रहने वाली छिपकली पर हमला जारी रख सके। चार्ली अपनी कुशलता और महारत से छिपकली पर एक ही वार करता है और उसे तुरंत मार देता है, सिर को धड़ से अलग कर देता है। सेबास्तियाओ बहुत थक चुका है और घुटनों के बल गिर जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है। देखता है नायक की शिकार रफ्तार अविश्वसनीय है। उसके पीछे जो जानवर थे वे तेजी से चीर फाड़ दिए गए। चार्ली सोचता है अगर वह इतनी रफ्तार से शिकार करता है तो अब तक उसके पास कितनी एसेंस होनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कई एसेंस जमीन पर गिर रही हैं। सेबास्तियाओ ने कभी एक साथ इतनी सारी एसेंस गिरते नहीं देखी थी और उसे लगता है इन राक्षसों के स्तर के हिसाब से ड्रॉप रेट काफी ज्यादा है। वह सोचता है कि चार्ली ने सिर्फ 2 घंटे में 50 एसेंस हासिल कर ली हैं। वह महसूस करता है कि चार्ली सिर्फ फोकस्ड नहीं है, वह वहां मौजूद किसी खिलाड़ी से पूरी तरह अलग है। चार्ली पास आता है और एसेंस को, जो शायद मुंह में रखी है, संभालता है। मुख्य पात्र थका है फिर भी शिकार कर रहा है। वह खून से लथपथ है, लेकिन उसके शरीर पर जो खून है वह उसका नहीं, जानवरों का है। चार्ली सेबास्तियाओ से पूछता है कि उसके हाथ में कितनी एसेंस है और सेबास्तियाओ डर जाता है क्योंकि मुख्य पात्र उसके पास तलवार लेकर आ गया था। सेबास्तियाओ कहता है कि उसके पास कुल मिलाकर 6 एसेंस हैं और चार्ली कहता है कि वह एक रख सकता है क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। सेबास्तियाओ 5 एसेंस चार्ल्स को देता है और सोचता है कि जिस गति से वे राक्षस को आकर्षित करते हैं वह चार्ल्स की शिकार की गति से कम है, और यह भी सोचता है कि चार्ली इतनी सारी एसेंस का क्या करेगा क्योंकि उसके पास 50 से ज्यादा हैं। फिर डोलवे ब्राजील मुख्य पात्र से कहता है कि जूलिया थोड़ी देर से आ रही है और चार्ली कहता है कि बस इंतजार करो, वह जल्दी आ जाएगी। इसके बाद सेबास्तियाओ विषय बदलता है और मुख्य पात्र से उसका स्तर पूछता है और चार्ली से यह भी कहता है कि जिस गति से वह शिकार करता है उसने सोचा था कि वह उससे तेजी से स्तर बढ़ा रहा होगा, लेकिन चार्ली कहता है कि अब उसने रफ्तार कम कर दी है, वह अब इतनी तेजी से स्तर नहीं बढ़ा रहा। चार्ली कहता है कि उसे सच में स्तर बढ़ाने के लिए अगले ट्यूटोरियल का इंतजार करना होगा। सेबास्तियाओ सोचने में लग गया कि चार्ली का स्तर इतना ऊंचा है कि उसका नाक ही गायब हो गया क्योंकि वहां के कई राक्षस अब उसे लगभग एक्सपी नहीं दे रहे। फिर चार्ली सेबास्तियाओ से कहता है कि स्तर लेवल व्यक्तिगत जानकारी है, इसीलिए वह दूसरों का स्तर न पूछे और अगर कोई उससे पूछे तो जवाब न दे। चार्ली यह भी कहता है कि यही बात गुणों एट्रीब्यूट्स पर भी लागू होती है, उसे कुछ भी जवाब नहीं देना चाहिए। और सेबास्तियाओ हैरान होकर कहता है, अरे क्या तुमने नहीं पूछा कि मेरी जीवन शक्ति क्या थी? और चार्ली कहता है, सच है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, मुझे तुम्हारा हाथ सड़ने और गिरने देना चाहिए था। सेबास्तियाओ तुरंत कासियानेन से लेता है और कहता है कि वह इसे याद रखेगा और प्रोटोस स्तर के बारे में नहीं पूछेगा। चार्ली सेबास्तियाओ को सलाह देता है। वह कहता है कि जब तक वह राक्षसों को आकर्षित कर रहा है उसे उसके लिए कुछ राक्षसों का शिकार करना चाहिए, और कहता है कि सेबास्तियाओ को स्तर बढ़ाने और एसेंस इकट्ठा करने की चिंता करनी चाहिए। अचानक जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वह चिल्लाती है, ओ चार्ली, मैं आ गई। यहाँ सांप, छिपकली, सास, जीजा सब उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ 2 हैं। सेबास्तियाओ को झटका लगता है क्योंकि वे जानते हैं कि जब जूलिया आती है तो उसकी बारी होती है बाहर जाने की, और हम देख सकते हैं कि वह प्रोटो पर पूरा भरोसा करता है, उसे जूलिया की चिंता नहीं होती। इसी समय चार्ली पीछे मुड़कर देखता है, पाता है कि सभी गुस्से वाले राक्षस वहीं हैं और यह भूमिगत दृश्य बहुत अच्छा है क्योंकि हम उन्हें नीचे से देख सकते हैं। चार्ली को पूरी रफ्तार से उन जीवों की ओर बढ़ते और जूलिया को अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते देखा जाता है। सेबास्तियाओ ने भी आक्रामक होने का फैसला किया और पूरी ताकत से सास के बच्चे पर वार किया, जिससे वह तुरंत मर गई और सेबास्तियाओ का स्तर बढ़ गया। जूलिया पूछती है, सेबास्तियाओ का स्तर बढ़ा? वह कहता है हाँ, और उसके स्तर के बारे में पूछता है। वह कहती है उसका भी स्तर बढ़ा है। थोड़ी देर में राक्षस मरते हैं और सेबास्तियाओ जमीन से आखिरी एसेंस उठा लेता है। चार्ली पूछता है कि क्या वे दोनों ठीक हैं? वह कहता है हाँ, वे सब कुछ इकट्ठा कर चुके हैं, सब ठीक है। सेबास्तियाओ पूछता है क्या वह जमीन पर पड़ी एसेंस रख सकता है? चार्ल्स कहता है रख सकता है, उसी ने राक्षस मारा था। फिर एक और एसेंस जूलिया को देता है। वह कहता है कि अब सेबास्तियाओ और जूलिया दोनों के पास 50-50 एसेंस हैं, और जूलिया कहती है कि हाँ। जूलिया बहुत आभारी है क्योंकि वह कहती है कि उनके पास पहले सिर्फ 20 एसेंस थे और अब प्रोटो के घर की रफ्तार के साथ उन्होंने बाकी एसेंस जल्दी इकट्ठा कर ली, और वह फिर प्रोटो को मदद के लिए धन्यवाद देती है। वह भी उनका धन्यवाद करता है क्योंकि दोनों की वजह से उनकी शिकार करने की क्षमता 50% बढ़ गई है, और वह सोचता है कि उसने जितनी एसेंस पहले सोची थी उससे ज्यादा इकट्ठा कर ली है। इसके बाद चार्ल्स समय देखता है और पाता है कि गेट खुलने का समय लगभग आ गया है। तब वह दोनों को बाहर निकलने के लिए बुलाता है क्योंकि वह चाहता है कि जब गेट खुले तो वे बाहर हों, और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार वे ऊपर लौटने और उस राक्षसों के समुद्र से बाहर निकलने वाले हैं। और जूलिया पूछती है क्या बाहर पहले की तरह ही अराजकता होगी? चार्ल्स
चार्ली काफी हकीकत पसंद है। वह कहता है कि उसे लगता है हालात और भी खराब हो गए होंगे। आखिर तीसरा ट्यूटोरियल खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा, तो बाहर बस जंग चल रही होगी। सेबास्टियाओ कहता है कि वह बाहर मौजूद सभी लोगों को लेकर चिंतित है, क्योंकि वहां अच्छे लोग भी हैं बुरे लोगों की भीड़ में। दृश्य बदलता है और अब बाहर के पोर्टल को दिखाया जाता है, जो पहले हरा था अब लालिमाली हो गया है। पोर्टल पर 0 में से 50 लिखा दिखाई देता है, यानी पोर्टल के जरिए किसी को बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए 50 एसेंस का टोल लिया जा रहा है। और वहां कई लोग बेसब्री से पोर्टल में प्रवेश करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। एक सहायक पात्र अपनी एसेंस की जांच करता है और देखता है कि उसके पास 45 हैं, यानी 50 पूरे करने के लिए 5 कम है। वह यह भी देखता है कि सभी अपनी एसेंस और हथियार छुपा रहे हैं और अजीब बातें कर रहे हैं। गंजा सहायक पात्र कहता है कि एसेंस की ड्रॉप दर बहुत कम है, इसलिए उन लोगों को मारना ज्यादा असरदार है जिनके पास एसेंस है, बजाय उन राक्षसों को मारने के जो लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और कभी कभी एसेंस गिराते भी नहीं। वह अपने साथी से कहता है कि उन्हें और इंसानों को मारना है और ज्यादा अवशेष इकट्ठा करने हैं। उसका साथी कहता है कि वहां हर कोई यही सोच रहा है, क्योंकि सब अपने अपने कोने में खड़े हैं और अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। गंजा आदमी कहता है कि वहां मौजूद लोग जल्द ही बदलने वाले हैं, और उसका दोस्त जो खुद भी बुरा लगता है कहता है कि सब कुछ तब बदलेगा जब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि शायद सब उसी की तरह सोच रहे हैं। जो भी अवशेष फेंके उसे मारो, सब लूट लो, 50 पूरे करो और भाग जाओ ताकि कोई और उसकी लूट न ले सके। गंजा आदमी अपने दोस्त से कहता है, वो सुनहरे बालों वाला अपराधी, क्या वो हमें देख रहा है? और वह कहता है, बिल्कुल देख रहा है, देखो वह हमारी तरफ आ रहा है, कुछ तो बात है, चलो देखते हैं क्या कहेगा। गंजा देखता है कि छोटा सुनहरे बालों वाला उसकी तरफ आ रहा है, तो कोई मुसीबत आने वाली है। सुनहरे बालों वाला लड़का शिष्टता से आता है और कहता है, कितने समय बाद मिल रहे हैं, तुम दोनों कैसे हो, ये दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे? गंजे आदमी का दोस्त सीधे कह देता है कि वे दोस्त नहीं है कि ऐसे विषयों पर बात करें, हमें गर्मजोशी से अभिवादन साझा करने की जरूरत नहीं है। सुनहरे बालों वाला लड़का हंसता है और कहता है कि वह घमंडी है, जबकि उसे पता है आगे क्या होगा। वह गंजे आदमी के दोस्त को डराता है और कहता है, उसे यहाँ की स्थिति पता है ना? दरवाजा खुलने वाला है, खूनी खेल शुरू होने वाला है। सहायक किरदार सोचता है कि सुनहरे बालों वाला लड़का बहुत चालाक है, क्योंकि वह सब कुछ पहले ही समझ चुका है, इसलिए उसके लिए वहां से दूसरों को मारकर भागना मुश्किल होगा। सहायक किरदार सुनहरे बालों वाले लड़के से पूछता है कि उसे कितनी आत्माएं चाहिए। वह कहता है कि उसके साथ बहुत लोग हैं, इसलिए उसे बहुत लोगों का पेट भरना है। वह गंजे दोस्त के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे 700 चाहिए। वह आदमी हैरान रह जाता है, उसे लगा था कि वह सिर्फ 7 कहेगा, लेकिन 700? अरे भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके पूरे ग्रुप के पास सिर्फ 300 आत्माएं हैं और ये कमबख्त सुनहरे बालों वाला लड़का 700 मांग रहा है। उसे पता है कि ये मांग बेतुकी है, इसलिए टकराव होना तय है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का अब दयालु होने लगता है और कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए कम कर देता हूँ, तो मुझे 400 दे दो और तुम शांति से जा सकते हो, बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे। और वह उस सुनहरे बालों वाले कमीने के चेहरे की ओर देख रहा है, सोच रहा है कि यह तो नरक होने वाला है, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो यह सीधी सीधी जंग की घोषणा होगी। और गंजे के दोस्त को पता है कि उसके ग्रुप में 20 लोग हैं और उस सुनहरे बालों वाले के ग्रुप में 50 आदमी हैं। गंजे के दोस्त सोच रहा है कि वह 400 एसेंस कहां से लाएगा। अचानक वह सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, और कहता है कि वह लड़ना पसंद करेगा। लेकिन ठीक उसी पल कोई उस पूरे नाटकीय माहौल को तोड़ देता है। माफ कीजिए, मैं गुजर रहा हूँ, जरा रास्ता दीजिए, मैं जा रहा हूँ, माफ कीजिए, जरा हटिए, मैं गुजर रहा हूँ, जरा रास्ता दीजिए। वो जूलिया और सेबास्तियाओ हैं, दोनों रास्ता मांगते हैं और सबके बीच से होकर निकल जाते हैं। सुनहरा लड़का मुड़कर देखता है क्या हो रहा है। सेबास्तियाओ सुनहरे बालों वाले को देखते ही उस बड़े एफटीपी वाले को पहचान लेता है। सेबास्तियाओ के पीछे एक शख्स आता है, चार्ली दा सिल्वा अजेवेदो, जो खतरनाक है। वह सबके बीच से गुजरता है, डिब्बा जमीन पर फेंक देता है और लोग हैरान हो जाते हैं, जानने की कोशिश करते हुए कि डिब्बे में क्या है। सुनहरे बालों वाला लड़का चार्ली का दोस्त होने का नाटक करते हुए पूछता है कि वह इतने समय तक कहाँ था, और चार्ली सिर नहीं उठाता, जवाब देता है, कुछ काम थे, बस इतना ही। सुनहरे बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वह सारी एसेंसें इकट्ठा कर पाया। चार्ली कहता है कि यह जाहिर है। इसी समय चार्ली अपनी डायमेंशनल पाउच निकालता है और उसमें से ढेर सारी जादुई एसेंसें बाहर निकालने लगता है, और सभी लोग इतनी सारी एसेंसें एक ही जगह देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह पागलपन है, सैकड़ों एसेंसें। भीड़ में से एक पूछता है कि उसके पास कितनी एसेंसें हैं, और दूसरा कहता है कि उस डिब्बे में कम से कम और भी 1000 होंगी। और वह घमंडी सुनहरे बालों वाला लड़का सोचता है कि चार्ली तो एक कमबख्त है, उसने इतनी सारी एसेंसें कैसे इकट्ठा कर ली। और वह सुनहरे बालों वाला लड़का हिम्मत जुटाने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आदमी हैं। उसे पता है कि वह आसानी से प्रोटोगोनिस्ट को मार सकता है और उसकी सारी एसेंसें ले सकता है। उसे पता है कि उसके साथ कुल मिलाकर 50 आदमी हैं। वह सोचता है कि चाहे चार्ली कितना भी ताकतवर हो, वह एक साथ उन सब का सामना नहीं कर पाएगा। प्रोटा, जिसने सिर नहीं उठाया, कहता है, ओ सुनहरे बालों वाले, जमीन देखो, सब ध्यान से देखो। सुनहरे बालों वाला पूछता है, जमीन? वह जमीन की ओर देखता है, वहां निशान देखता है और समझता है कि प्रोटा ने जमीन पर मारिया बनाया है। शायद यही बात कह रहा है। चार्ली उनसे कहता है कि तुम सबको एसेंस की जरूरत है ना? वह कहता है कि उसे एसेंस नहीं चाहिए, उसके पास पहले से काफी है। सहायक कलाकार एसेंस मांगते हैं। चार्ली कहता है, मदद करूंगा पर मुफ्त नहीं, मैं तुम सबको हर एसेंस 100 पॉइंट्स में बेचूंगा। जो एसेंस खरीदना चाहता है पहले सर्कस में प्रवेश की अनुमति मांगो, फिर ही सर्कस में जा सकते हो। वहां मौजूद सभी सहायक कलाकार कहते हैं कि यह बहुत महंगा है, 100 पॉइंट्स बहुत महंगे हैं। एक सहायक कलाकार कहता है कि दुकान एसेंस नहीं बेचती, इसलिए वे सिर्फ प्रोटा से ही खरीद सकते हैं। सुनहरा लड़का चाकू निकालते कहता है, अच्छा ऐसा है? सच में? चाकू प्रोटा की ओर तानता है और कहता है, तू खुदगर्ज है, अगर तेरे पास एसेंस होती तो तू सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता था, और अब तुम इन्हें बेचना चाहते हो।
ये तो कोई मजाक लग रहा है। वह सुनहरा बालों वाला लड़का आत्मविश्वास से चाकू चार्ली की ओर तानता है और पूछता है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो तुम क्या करोगे? ब्रैड उसे घूरता है। लड़का फिर वही सवाल दोहराता। चार्ली कहता है कि सवाल अजीब है क्योंकि वह किसी को भी जबरदस्ती चीजें बेचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। चार्ली कहता है कि उसकी एसेंस खरीदने वालों को पहले पैसे देने होंगे। वह बात बताता है जो उन्हें नहीं पता थी। वह कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पॉइंट कैसे हासिल किया, चाहे आइटम या गुण बेचकर, उसे फर्क नहीं पड़ता। मायने ये है कि व्यक्ति पॉइंट से भुगतान करे। वे एक्स्ट्रा लोग जिन्हें यह नहीं पता था कहने लगे, हाँ क्या मतलब, मैं आइटम बेच सकता हूँ? क्या गुण भी बेचे जा सकते हैं? मुझे इसका पता नहीं था। वह सुनहरे बालों वाला लड़का दिल में नफरत से भरा है और बुराई के लिए तैयार है। अब वह चार्ली की बदनामी शुरू करता है। कहता है कि वह कमीना है, उसने जरूर ये सब कुछ दूसरे खिलाड़ियों को मारकर और लूटकर हासिल किया है और अब वह ये सब पैसे के लिए बेचना चाहता है। वह सुनहरा लड़का चार्ली से पूछता है, क्या लोग ये स्वीकार करेंगे? चार्ली कहता है, अगर उसने सच में चोरी की है तो तुम क्या करोगे? जूलिया, जो चालाक है, चार्ली के पीछे खड़ी है। वह सुनहरे बालों वाले लड़के पर चिल्लाती है। वह चोरी का आरोप कैसे लगा सकता है जब उसने ग्रुप को लूटा और सबको मारा? वह और भी जोर से चिल्लाती है, कहती है कि उसने उसके दोस्तों को मारा। वह पूछती है कि क्या उसे पता है कि उससे बचने के लिए कितनी दूर भागना पड़ा? सेबास्तियाओ कहता है, बात वैसी नहीं है जैसी वह बता रही है, क्योंकि वे लोग पूरे समय चार्लोट के साथ थे और उसने कुछ नहीं चुराया। सेबास्तियाओ कहता है, लगता है वह सुनहरे बालों वाला लड़का खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। असली चोर वही है और उसे शर्म नहीं है। वह भी कहता है वहां कोई चार्ली को नहीं जानता। वह सुनहरे बालों वाला लड़का जो खुद को बहुत समझता है गालियां देने लगता है। एक कहता है, वह वही बकवास न बोले। वह तीनों को धमकाता है, तो क्या तुम तीनों क्या कर सकते हो? तुम दोनों जो पीछे हो, क्या तुम्हें लगता है कि चार्ली के पीछे छुपकर तुम सुरक्षित हो? सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें निकालते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का गुस्से में सबको आदेश देता है कि वे चार्ली और उन दोनों पर हमला करें और उन्हें तुरंत मार दें। वे सभी लोग गुस्से में पूरी रफ्तार से चार्ली की ओर बढ़ जाते हैं। अचानक चार्ली एक ही वार में 2 लोगों का सिर काट देता है क्योंकि वे बिना अनुमति के उस रेखा को पार कर गए थे और वह बाकी लोगों की ओर देखता है और कहता है, देखो तुम लोगों ने रेखा पार कर ली है। हाँ, तुम लोगों ने रेखा पार कर ली है। बिना अनुमति के रेखा पार नहीं कर सकते। जो 2 लोग सबसे आगे थे वे जमीन पर गिर जाते हैं और बाकी सबको पहला झटका लगता है क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं कि चार्ली ने यह कैसे किया। सब कुछ तेज हुआ। अब वह सुनहरा बालों वाला लड़का उस रेखा पर सोचता है जिसके बारे में प्रोटा ने बात की थी। उसे याद आता है प्रोटा ने कहा था, चाहे कुछ भी हो रेखा पार नहीं करनी चाहिए। और चार्ली शांतिपूर्वक सबसे बात करना शुरू करता है। देखो, मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। जब तक तुम लोग कीमत चुका सकते हो मैं तुम सबको एसेंस बेचूंगा और सभी खरीदारों को सर्कस में तभी प्रवेश मिलेगा जब वे अनुमति मांगेंगे। यह आखिरी बार है जब मैं यह कह रहा हूँ। चार्ली बिना सिर उठाए कहता है कि तुम खरीदो या न खरीदो फर्क नहीं पड़ता, चुनाव तुम्हारा है। मैं दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन अगर तुम लोग फिर इस सीमा को किसी और इरादे से पार करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। फिर वह सिर उठाता है, आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर तुम लोग इस सीमा को किसी और इरादे से पार करोगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसी तरह प्रोटागोनिस्ट बेसिक आर्काना तलवार फेंकता है। सुनहरे बालों वाला लड़का जिसके पास 48 आदमी है चार्ली की बातों से गुस्सा होकर कहता है, जल्दी मारो, नर्क भेजो, इस कमीने को मारो। 48 में से सभी उसकी बातों से हिम्मत पाकर उस पर टूट पड़ते हैं। सुनहरा बालों वाला लड़का पीछे खड़ा रह जाता है। एक ने प्रोटागोनिस्ट पर हमला किया लेकिन प्रोटागोनिस्ट झुककर बच जाता है। दूसरा पीछे से दरवाजा तोड़ता है लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा तेज है। वह पहले का सिर काटता है, दूसरे को बीच से 2 टुकड़ों में बांटता है। चार्ली इतनी तेजी से हिलता है कि एक साथ 5 लोगों को 10 मीटर दूर मारता है। जो भी उस रेखा को पार करता है उसकी लगभग तुरंत मौत हो जाती है और सुनहरा बालों वाला डरपोक लड़का कांपने लगता है क्योंकि जो वह देख रहा है वह नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इतना ताकतवर हो और इतनी तेजी से हिल सके? हम देखते हैं कि वह सुनहरे बालों वाला लड़का अभी भी लेवल 11 पर है क्योंकि वह पूरा समय सुरक्षित क्षेत्र में रहा और कोई जानवर नहीं मारा। वह सोचता है कि वह भूल गया था कि यह कैसी दुनिया है, ताकतवर लोगों की दुनिया, और प्रोटोगोनिस्ट उससे ज्यादा ताकतवर है। तो अपनी हिम्मत जुटाकर वह भागने की तैयारी करता है क्योंकि उसे पता है कि उसने वह सीमा पार नहीं की है। वह सोचता है कि चार्ल्स एक सम्मानित आदमी है। चार्ल्स कहता है कि केवल वे लोग जो सीमा पार करते हैं वही मरेंगे, तो वह कामयाब हो जाएगा, वह जिंदा बचेगा और सुरक्षित रहेगा। वह घूमकर वापस चला जाएगा, वह सीमा पार नहीं करेगा। और चार्ल्स कहता है, ओए सुनहरे बालों वाले साले कमीने, तुम्हें लगा कि अगर तुम पीछे खड़े रहोगे तो बच जाओगे? अगर तुम लोग सीमा किसी और इरादे से पार करते मुझे मारने के लिए तो मैं तुम्हारे पीछे आता। चार्ल्स चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम सब 48 लोगों के चेहरे याद कर लिए हैं, तुम्हारा भी, सुनहरे बालों वाले, मैं सबको मार डालूंगा। वह सुनहरे बालों वाला डर से जम जाता है क्योंकि अगर चार्ल्स ने सबके चेहरे याद कर लिए हैं तो कुछ होने वाला है। वह बात पूरी नहीं कर पाता और तभी ट्रामोंटीना चाकू से वार होता है। सुनहरे बालों वाला घटिया हरामी सफलतापूर्वक सिर कलम कर दिया गया और इस तरह जो सर्कस से गुजरे थे या जो सिर्फ सुनहरे बालों वाले की गैंग के थे उन सबका कत्लेआम कर दिया गया। वहां खून की नदियां बह रही हैं, जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं और प्रोटा उस पूरे खून के बीच अपनी एसेंस बॉक्स की ओर बढ़ता है और कहता है, क्या गड़बड़ है ना? कितने बोरिंग लोग हैं, चलो जगह बदलता हूँ। वह अपनी बॉक्स उठाता है और भीड़ के बीच में आराम से चलता है। सभी लोग डर जाते हैं और उससे दूर हट जाते हैं। दूसरा ग्रुप जिसमें सिर्फ 20 लोग थे लेकिन वे भी कम नहीं थे, उनमें से किसी की भी कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। वे वहीं सदमे में खड़े रहते हैं, डरे हुए, क्योंकि एक अकेले इंसान ने 51 लोगों का कत्लेआम कर दिया, बिना खुद को चोट पहुंचाए और बिना किसी मुश्किल के। गंजे के दोस्त को एक अकेले व्यक्ति की जबरदस्त ताकत का एहसास होता है जिसने पूरे ग्रुप को कुचल दिया। वह मुट्ठी भींचता है क्योंकि उसे लगा था कि वह उस दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल चुका है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि वह गलत था। प्रोटा जो सबसे जबरदस्त है वही अकेला था जो खुद को उस दुनिया के हिसाब से ढाल सका। वह हार मान लेता है, उसे पता है कि ताकत से वह प्रोटा से नहीं लड़ सकता। वह कहता है, ओ मैं वह एसेंस खरीदना
खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं पास आ सकता हूँ? और उसके पूरे ग्रुप के लोग देख लेते हैं कि उनका लीडर उस राक्षस से लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि हार निश्चित है। और गंजा पूछता है कि वह क्या करेगा क्योंकि उसके पास एसेंस खरीदने के लिए पॉइंट्स नहीं है। गंजे के दोस्त ने बताया कि उसने पहले लैकाई से पूछा था। लैकाई ने कहा था कि वह हथियार 500 पॉइंट्स में खरीदेगा। गंजा कहता है फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। गंजे का दोस्त कहता है तुम्हारी बेवकूफी, जितनी एसेंस है वह सब उसने शिकार करके पाई है। क्या तुम्हें लगता है हमारे पास उसके खिलाफ कोई मौका है? सोचो, उसके पास 1000 एसेंस हैं। इतनी सारी एसेंस पाने के लिए उसने कम से कम 2000 राक्षसों को मारा होगा। और गंजा पूछता है तुम्हें यह कैसे पता? और गंजे का दोस्त उससे कहता है कि निश्चित रूप से ताकतवर बनने के लिए उसने हजारों राक्षसों का संहार किया है। पीछे देखो, सारी लाशें पड़ी हैं, उनमें एसेंस है। उसने कोई नहीं ली तो उसने किसी से कुछ नहीं छीना। इस तरह उसने साबित किया कि जितनी भी एसेंस उसने पाई वह चोरी से नहीं, शिकार से पाई है। उसने यह भी स्थापित किया कि यह निष्पक्ष सौदा है। चार्ले पीछे मुड़कर देखता है और गंजे के दोस्त को पास आने देता है। वह कहता है 5 एसेंस दो, यहाँ 500 पॉइंट्स लो। तुम्हें कितनी चाहिए? मुझे 7 चाहिए। अब मुझे सिर्फ 5 नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए। अब याद आया 7 की कमी है। गंजे के दोस्त को एहसास होता है कि दुनिया के कानून ताकतवर लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे चार्ल्स। इस तरह प्रोटा को 700 पॉइंट्स मिलते हैं। सभी ने देखा कि प्रोटा ने बिना कुछ किए एसेंस बेची तो उनमें भी हिम्मत आ गई कि वे भी उससे एसेंस खरीद सकते हैं। गंजे के दोस्त ने एसेंस खरीदने के बाद पोर्टल की ओर रुख किया और उसमें गायब हो गया। और फिर कई लोग प्रोटा की ओर दौड़ते हुए आते हैं। कुछ लोग 10 खरीदना चाहते हैं, कुछ 7 खरीदना चाहते हैं, सभी एसेंस खरीदना चाहते हैं। और नौकर और प्रशासक का वह ठग सबका फायदा उठाता है क्योंकि वह चीजें बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेता है। वह जश्न मनाता है, एक आइटम 300 में, दूसरा 200 में खरीदता है और आदमी शिकायत करता है, कहता है कि यह सही नहीं, उसने उस हथियार में 1000 अंक लगाए थे तो वह इसे 200 में कैसे खरीद सकता है? जोकर कहता है कि यह सही है क्योंकि वह हथियार खराब है। और जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा वे अब एट्रीब्यूट्स बेचने लगते हैं। वह जोकर, बड़ा ठग, हरामी जिसे मर जाना चाहिए, हर एट्रीब्यूट पॉइंट को 100 अंकों में खरीदता है। इसी तरह प्रोटा अंक कमाना शुरू कर देता है, बहुत सारे अंक। वह देखता है कि जोकर सबको धोखा दे रहा है और जो सौदे कर रहा है वे बहुत खराब हैं क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग ठगे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बेच दिए और प्रोटा को लगता है कि उनके लिए वहीं मर जाना बेहतर होता क्योंकि वे एट्रीब्यूट्स उनके लिए बहुत जरूरी थे। और अब सच में प्रोटा अमीर हो गया। उसके पास 1,67,400 अंक हैं और वह बहुत खुश है क्योंकि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। चार्ल्स को लगा था कि अगर वह 1,00,000 अंक भी कमा ले तो वह बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन 1,67,000 अंक कमा लेना तो अविश्वसनीय है। अब उसे पूरा यकीन है कि वह निश्चित रूप से वह चीज खरीद सकेगा। और जूलिया प्रोटा की ओर देखती है और कहती है ओ चार्ल्स चलें। चार्ल्स पीछे मुड़कर देखता है और कहता है अरे तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? वो कहती है कि वे उसके साथ जाना चाहते थे। चार्ल्स कहता है कि उसकी किसी के साथ साथी बनने की इच्छा नहीं है। सेबास्टियाओ कहता है कि वह उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे पहले किया था और वह इससे खुश है। चार्ल्स गहरी सांस लेता है और सोचता है क्या जवाब दे। वह कहता है दुर्भाग्यवश यही है ना, तुम लोग मेरे साथ आना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, किसी से उम्मीद मत रखो। अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। सेबास्टियाओ कहता है अरे तुम आगे नहीं बढ़ोगे क्या? और वह दोनों को कुछ दिखाता है जिससे वे हैरान रह जाते हैं। वह कहता है नहीं, कोई तरीका नहीं है। देखो मेरे लिए कोई सार नहीं बचा, मैं पार नहीं जा सकता। तुम लोगों के लिए अलविदा। तो तुमने दूसरा भाग मांगा था, हम आ गए हैं भाग 2 के लिए। चार्ल्स अपना अच्छा बैग जमीन पर फेंकते हुए आगे जो होने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करने लगता है। सेबास्टियाओ स्तब्ध, उसे यकीन नहीं होता कि चार्ल्स ने ऐसा किया। वह सोचता है कि चार्ल्स बेवकूफ है क्योंकि अब वह अगला ट्यूटोरियल कैसे देखेगा। सेबास्टियाओ कहता है कि उसे कम से कम 50 अपने लिए बचाकर रखने चाहिए थे। और चार्ल्स कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। और जूलिया बिना नाक के और भी ज्यादा सदमे में आ जाती है। उसके चेहरे पर भाव नहीं रहते। प्रोटा दूसरी जगह की ओर चलते हुए चेतावनी देता है जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये जगह नर्क बन जाएगी। जूलिया परेशान होकर चार्ल्स की ओर दौड़ती है लेकिन सेबास्टियाओ उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह समझ जाता है कि प्रोटा पूरी तरह दृढ़ है। सेबास्टियाओ जूलिया के हाथ पर हल्के से छूते हुए कहता है जूलिया चलो यहाँ से। प्रोटा के लिए अब और कुछ न कर पाने पर दोनों पोर्टल की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच चार्ल्स आराम से चलता रहता है। वह सोचता रहता है कि अगला ट्यूटोरियल रक्षा के बारे में होगा क्योंकि पहला जीवित रहने का था, दूसरा प्रतियोगिता का, तीसरा शिकार का और चौथा ट्यूटोरियल रक्षा पर होगा। अचानक एक अजनबी कहीं से आ जाता है और कहता है तो क्या तुमने सच में सारी एसेंसें बेच दी? और चार्ल्स उस एक्स्ट्रा को देखकर कहता है हाँ बेच दी। क्यों? वह बुरी तरह घबरा जाता है, कांपने लगता है, पछताता है क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और हम देखते हैं कि वहां 3 और एक्स्ट्रा हैं जो अगले ट्यूटोरियल में जाने के लिए एसेंसें इकट्ठा नहीं कर पाए। चार्ल्स ये सब दृश्य देखकर सोचता है कि बेहतर है वह चलता रहे, अपनी राह पर बढ़ता रहे क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही वह जगह एसेंस के लिए युद्ध का मैदान बन जाएगी। अगर मैं तस्वीर में झूम करूं तो वहां लगभग 12 लोग हैं और अगर हर किसी के पास कम से कम 5 हों तो कत्लेआम तय है। इसी बीच हमारा हीरो वहां से दूर जाता रहता है और वह सोचने लगता है कि अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है नरक शुरू होने में। तब वह दुकान को बुलाता है और अचानक वहां एक आदमी की मौजूदगी महसूस होती है और चार्ली समझ जाता है कि कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति पास आ रहा है। उसने सोचा था कि कोई नौकर दुकान खोलने आएगा क्योंकि उसने दुकान मंगवाई थी, लेकिन कुछ बहुत अलग हुआ क्योंकि उसी पल पोर्टल से ट्यूटोरियल का प्रशासक निकलता है और वह विशालकाय आदमी चार्ली की ओर देखकर पूछता है तो मुझे क्यों बुलाया?
चार्ली कहता है कि उसने उसे बुलाना नहीं चाहा था, वह तो बस एक नौकर को बुलाना चाहता था और प्रशासक ने कहा कि वह अभी नए नौकर चुन रहा है क्योंकि उसके पास स्टाफ की कमी है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें लोगों की छंटनी करनी पड़ी थी। चार्ली पूछता है कि क्या उसने सफाया किया है और प्रशासक ने उसे बताया कि उसके हर 3 नौकरों में से एक के कुछ संबंध थे, तो वे सभी हाल ही में बहुत आलसी हो गए हैं और इसी वजह से वह खुद दुकान खोलने आया है। वह मुख्य पात्र पर आरोप लगाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से कई नौकरों को यहाँ अपना समय गंवाना पड़ा। और दृश्य हमें दिखाता है कि कई नौकर अंक के बदले में वस्तुएं और क्षमताएं खरीद रहे हैं और प्रशासक कहता है कि इसी कारण अन्य विभागों की प्रगति धीमी हो गई है। और चार्ली इस बड़े आदमी को देखते हुए कहता है, अरे, और ये मेरी गलती कैसे है? और प्रशासक बहुत गुस्से में कहता है, बिल्कुल तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से 100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ दुकान का इस्तेमाल किया और सिर्फ तुमसे चीजें खरीदने के लिए संसाधन जुटाए। और चार्ली प्रशासक से पूछता है कि क्या व्यापार में ज्यादा लेन देन होना व्यापारी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद चार्ल्स पूछता है कि क्या उसे दुकान संभालने के लिए इन सभी लोगों की जरूरत है, और वह यह भी पूछता है कि क्या वह सिर्फ इसी वजह से व्यक्तिगत रूप से आया है, उससे शिकायत करने के लिए। और प्रशासक कहता है, ये सिर्फ एक दुकान नहीं है। वह चार्ली से कहता है कि नायक को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना? चार्ल्स अपने विचारों में जानता है कि वह एक विशेष प्रशासनिक लक्ष्य है। वह जानता है कि अगर कोई प्रशासक किसी चीज को समझ नहीं पाता, वह आमतौर पर उस बात को नजरअंदाज कर देता, लेकिन लगता है कि इस बार ऐसा नहीं है, तो जरूर कुछ न कुछ हो रहा है। प्रशासक, जो अब भी शिकायत करता हुआ लग रहा है, चार्ल्स से कहता है कि उसने तीसरा ट्यूटोरियल 1,60,000 से ज्यादा अंकों के साथ पूरा किया है और उसका स्तर भी काफी ऊंचा है। हालांकि चार्ली के पास जो शक्ति है वह अकेले ही ट्यूटोरियल के पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष पर बने रहने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। और चार्ली कहता है, यही मैं चाहता हूँ, शीर्ष पर रहना। चार्ली प्रशासक को बताता है कि वह सबसे मजबूत बनने के रास्ते पर है ताकि उसके लिए कोई समस्या ना हो। यही रास्ता सबसे मजबूत बनने का वह अपनाएगा। फिर वह प्रशासक से कहता है, मैं दुकान का उपयोग करना चाहता हूँ। प्रशासक हंसते हुए कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, है ना चार्ल्स, बड़े आदमी? प्रशासक कहता है कि वह बहुत समय से प्रशासक है, लेकिन यह पहली बार है जब उसने चार्ली जैसा कोई देखा है। उसने देख लिया कि वह चार्ली के विचार नहीं बदल सकता, तो हाथ उठाकर दुकान खोल देता है। दुकान खुलते ही सामने सिर्फ पुराना कबाड़ दिखता है और वह चार्ली से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। चार्ली व्यक्तिगत इन्वेंट्री चुनता है और कहता है, सबसे पहले इसी से शुरू करें। वह 10,000 पॉइंट्स खर्च करता है व्यक्तिगत इन्वेंट्री खरीदने में और इस तरह वह मिड लेवल व्यक्तिगत इन्वेंट्री प्राप्त कर लेता है और सिस्टम उसे इन्वेंट्री खोलने के लिए कीवर्ड बता देता है, सिर्फ इन्वेंट्री कहना होता है। फिर चार्ली एक जादुई तलवार खरीदता है, एक हार्ड स्टील तलवार, क्योंकि इसमें भयानक ठंडी आभा है और यह जरूर बहुत अच्छी होगी, है ना? 50,000 पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है। खरीदारी के बाद चार्ली अपनी तलवार और इन्वेंट्री को इन्वेंट्री खोलो बोलकर टेस्ट करता है और तलवार उसकी इन्वेंट्री से बाहर आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर चार्ली की खरीदारी देखकर कहता है, अरे, तुमने एक मुश्किल आइटम चुना है ना? लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। चार्ली ध्यान नहीं देता और फिर एक और उससे भी महंगी खरीदारी कर लेता है। वह पिरोनिसिया का चोगा खरीदता है और उसके बाद वह अलेसांद्रो की ढाल भी खरीद लेता है और इस तरह उसके और 20,000 पॉइंट्स खर्च हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जब चार्ली को यह सब पहनते देखता है, समझ जाता है कि वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था, क्योंकि ट्यूटोरियल के इकोसिस्टम को इस तरह डिस्टर्ब कर दिया गया है और ये आइटम्स जो उसने चुने वे सिर्फ टावर की ऊपरी मंजिलों पर इस्तेमाल होते हैं। हम देखते हैं टोटो अपनी केप और शील्ड के साथ बहुत स्टाइलिश लग रहा है। आखिर में चार्ली कहता है, अरे हाँ, मैं भूल गया था, ये चीज भी है यहाँ, और वह 4 बर्फ के क्रिस्टल खरीदता है। यानी वह 4 खरीदता है, 4। ध्यान से सुनो, उसने 4 खरीदे और कुल 20,000 पॉइंट्स खर्च किए, क्योंकि हर क्रिस्टल की कीमत 5,000 पॉइंट्स थी। चार्ली कहता है, ओ एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने एक और चीज खरीदने का फैसला किया है। मैं यह तलवार भी चाहता हूँ। देखो, एक तेज और सस्ती तलवार जिसकी कीमत सिर्फ 2,000 पॉइंट्स है। और इस तरह वह तेज तलवार प्रोटो के इन्वेंट्री में चली जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर हैरान होकर कहता है, अरे, तुमने जो आखिरी चीज खरीदी वह तेज तलवार एक साधारण तलवार है, लेकिन भरोसेमंद है। लेकिन वह जो भी तुमने बाकी चीजें खरीदी हैं उनके बीच कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि बाकी चीजें जादुई हैं और उसके मुकाबले बेहद शक्तिशाली हैं। चार्ली कहता है, मैंने उसे खरीदा क्योंकि वह प्यारी लगी। और इस तरह चार्ली, जिसके पास 67,000 पॉइंट्स थे, अब 5,400 पॉइंट्स रह गया। प्रशासक मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ, इन वस्तुओं के साथ अब कोई भी तुम्हें चुनौती नहीं दे पाएगा, क्योंकि ट्यूटोरियल के प्रतिभागियों के पास इस चादर को भेदने की क्षमता नहीं है। और वह चार्ली के चेहरे की ओर देखकर कहता है, लेकिन यह सिर्फ प्रतिभागियों पर लागू होता है, ठीक है? और चार्ल्स हैरान सा चेहरा बनाता है। पोर्टल खुलता है और प्रशासक उसमें प्रवेश कर चला जाता है और कहता है कि वह भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि चार्ली उन वस्तुओं का क्या उपयोग करेगा। और इस तरह प्रोटो उस विशाल और लगभग खाली शहर के बीच अकेला रह गया। अचानक चार्ली कंपन महसूस करने लगता है और जान जाता है कि क्या शुरू होने वाला है। ऊपर देखकर वह देखता है कि शेष समय अभी अभी शून्य हो गया है और अब नर्क शुरू होने वाला है। सिस्टम हमें सूचित करता है कि तीसरा ट्यूटोरियल समाप्त हो गया है और उसी के साथ वह क्रोनोमीटर की छवि नष्ट हो जाती है। तुरंत ही सिस्टम चार्ली को बताता है कि वह ट्यूटोरियल में असफल हो गया है, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब सेक्टर का विनाश शुरू होने वाला है।
हम देखते हैं कि शहर के चारों ओर बहुत सारी बिजली और अजीब मना हर तरफ से गुजर रही है और उस स्थान पर जो पोर्टल था वह बंद होना शुरू हो जाता है। हमें एक मसालेदार दृश्य दिखाया जाता है जिसे मैं धुंधला करने वाला था लेकिन छोड़ दिया ताकि आप इसका आनंद ले सकें, क्योंकि नर केंचुआ मकड़ी के साथ संभोग कर रहा है। दुनिया खत्म हो रही है और केंचुआ और मकड़ी की बस यही ख्वाहिश है कि वे एक दूसरे का आनंद लें। इस मसालेदार दृश्य के बाद चार्ली आसमान की ओर देखता है और सोचता है कि उसे काफी समय हो गया है जब उसने वह लाल आसमान नहीं देखा था, और जानता है कि वहां का मौसम अब बदलने वाला है। इसलिए वह उम्मीद करता है कि उसकी खरीदी चादर काम आएगी, क्योंकि थोड़ी देर में वहां नर्क उतरने वाला है। चार्ली आभारी है क्योंकि चादर उसके शरीर को गर्मी से बचाएगी और उसे पता है कि वह चादर आग के खिलाफ अच्छा रक्षात्मक वस्त्र होगी, भले ही वह टॉवर के अंदर जाए और तापमान बढ़े। चार्ली को कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वह सिर्फ लोगों को चिल्लाते हुए सुनता है, गर्म है, बहुत गर्म है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। लोग तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कि वे मरना नहीं चाहते, और चार्ली ये सब सुनते हुए जानता है कि वहां केवल 3 लोग बचे हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना कर रहे हैं। वह देखता है और तीनों आखिरी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी की लहर से बचने की कोशिश में, लेकिन चार्ली को तो ऐसा लग रहा है जैसे वह सुबह की ठंडी हवा में है। वहीं एक व्यक्ति जो लगभग जिंदा पिघल रहा है पूछता है कि उसे वह गर्मी क्यों महसूस नहीं हो रही और क्या वह सामान्य है। चार्ल्स उनके पास थोड़ा और करीब जाता है यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तभी अचानक ठीक उसी जगह की जमीन फटने लगती है जहां वे तीनों खड़े हैं, और वहां से एक विशाल आग की लपट निकलती है जिससे पूरे इलाके का तापमान तुरंत 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वे तीनों, जिनकी सहन शक्ति बहुत अधिक थी, मदद के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि उनका शरीर जल रहा है, और वे विनती करते हैं कि यह सब रुक जाए। वे तड़पते हैं और उनके शरीर धीरे धीरे गलने लगते हैं। चार्ली कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसके पास वे वस्तुएं न होती तो वह भी बहुत गर्मी महसूस करता। अचानक विनाश बॉस 176वां विशालकाय प्रकट होता है और सब कुछ आग के समुद्र में बदल जाता है जो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। हम एक सब्सक्राइबर का हाथ देखते हैं जो प्रोटोकॉल के कारण मरा था। वह नर्क गया और एक नरकीय कंकाल बन गया जिसकी केवल एक जान बची थी। सिस्टम बताता है कि ये कंकाल जो घटिया श्रेणी के राक्षस हैं, उनमें हजारों लोग हैं जो सब्सक्राइबर नहीं थे, जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया और नर्क गए। चार्ली महसूस करता है कि वहां उसके जैसे बहुत सारे हैं, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, लेकिन वह जानता है कि ये घटिया श्रेणी के राक्षस असली समस्या नहीं है। और वह सारी आग को देखकर आग से बात करने लगता है, तो हम फिर से मिल गए, है ना? और आग की लपटें चार्ली के सामने हिलने लगती हैं और वह सोचता है कि कोई वजह है कि उस प्राणी को विनाश कहा जाता है। और हाँ, वहां एक निम्न श्रेणी का राक्षस है जिसका नाम श्रुत्रा है, और वह मुस्कुराने लगता है और सिस्टम हमें बताता है कि निम्न श्रेणी का राक्षस श्रुत्रा उस जगह पर प्रकट हुआ है। और चार्ली, जो वहां नीचे बहुत छोटा सा है, और भी ऊंची आवाज में चिल्लाता है, तो सुनो, आखिरकार हम फिर से मिले हैं। वह श्रुत्रा की ओर देखता है और मुस्कुराता है क्योंकि वह बदला चाहता है। चार्ली उस राक्षस को देखकर सोचता है कि रैग्नारोक के दौरान वह जितना बड़ा था उतना ही एक पहाड़ जितना था, लेकिन यहाँ ट्यूटोरियल में वह घर के आकार का है, और चार्ली सोचता है कि शायद इसी को संतुलन कहते हैं। राक्षस अपनी ज्वालाओं के बीच से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उसका शरीर आग में लिपटा है। राक्षस कहता है, एक और दुनिया गायब हो जाती है, बिजली की गर्जना में निगल ली जाती है। इसी तरह श्रुत्रा 176वां सैरसुर प्रो के साथ लड़ाई के लिए तैयार होता है। हाँ, श्रुत्रा प्रो से कहता है कि वह दुनिया जो जलने और गायब होने के लिए अभिशप्त है, उसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और चार्ल्स उसे बात पूरी भी नहीं करने देता और कहता है, ओह श्रुत्रा, क्या तुम्हें कहीं कोई विराम दिख रहा है? क्योंकि तुमने मेरा शॉट मारा। आप तो मात्र 176वें बेटे हैं, ये नाटक बंद कीजिए, चलो जल्दी से लड़ाई शुरू करते हैं। और अब जाकर राक्षस चार्ली पर ध्यान देता है और देखता है कि उसकी आंखें उसी आदमी जैसी हैं, और कहता है, तुम दिलचस्प, तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हैं। और वह चार्ल्स से कहता है, अब सोचो कि क्या तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। इसके बाद राक्षस जमीन पर एक जादू करता है और वहां एक विशाल स्तंभ उगाता है जिसके ऊपर एक सिंहासन है, और वह उस सिंहासन पर बैठ जाता है। इसी दौरान उसके कंकाल सेवक प्रो पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और वह ऊपर से बैठकर सब देखता है। चार्ली को किसी बात की परवाह नहीं, वह अनपंजीकृत पर टूट पड़ता है और काटने की तैयारी करता है। चार्ली कंकाल की ओर बढ़ता है। कंकाल पूछता है क्या वह उसके चचेरे भाई को जानता है। वह बहुत तेज है, कंकाल बच नहीं पाता और उसका सिर बीच से काटा जाता है, लेकिन वह कंकाल दरअसल कंकाल भी है और उसका चचेरा भाई क्रीपर है। ये रहा वह। तो जैसे ही कंकाल मरता है उसी समय एक विशाल विस्फोट शुरू हो जाता है और राक्षस दूर से मुस्कुराते हुए देखता रहता है क्योंकि प्रो बहुत भोला है। उसने तो यह भी नहीं पूछा कि कंकाल के चचेरे भाई का नाम क्या है। वह समझाता है कि कोई भी माइनक्राफ्ट खिलाड़ी ये जान जाता कि क्या होने वाला है अगर उसे कंकाल के चचेरे भाई का नाम पता होता। कुछ ही पलों बाद सारी आग बुझने लगती है और वहां सिर्फ धुआं रह जाता है और उसी धुएं से जलता हुआ प्रो बाहर आता है, लेकिन पायरोमैंसी का चोगा कंकाल के विस्फोट की गर्मी को नकार देता है। और यह देखकर राक्षस कहता है, अरे ये चोगा कोई आम चोगा नहीं है ना? तुमने ये सब सिर्फ मुझे टक्कर देने के लिए तैयार किया था। और हम देखते हैं कि यह चोगा वाकई बहुत जबरदस्त है क्योंकि अब इसमें आग के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिरोध भी आ गया है। और चार्ल्स ऊपर देखकर कहता है, बिल्कुल, है ना? ये तो दुकान से खरीदा गया आइटम है, तो जब पैसे हों और दुकान में इतने जबरदस्त आइटम्स बिक रहे हों तो मैं जरूर खरीदूंगा।